हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी भाषा साहित्य HVS में। दोस्तों, आज हम देख लेते हैं काव्य शास्त्र के महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी प्रश्नोत्तर, और ये यहाँ पर फैक्ट या तथ्य के रूप में दिए हुए हैं। तो इनके हम प्रश्न बना करके देखेंगे जिसमें आपको ज़्यादा सुविधा होगी। ये टॉपिक अपना जो है NTA NET के पाठ्यक्रम इकाई 3 के अंतर्गत साहित्य शास्त्र नाम से दिया हुआ है। ये प्रश्न जो है आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोग पहुँच करके इनके उत्तर भी देते जाइए। हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। प्रश्न पहला है, काव्य के तत्व कितने माने गए हैं? तो इसका सही उत्तर है काव्य के 2 तत्व माने गए हैं। दूसरा प्रश्न है, महाकाव्य के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो महाकाव्य के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण रामचरितमानस, रामायण, साकेत, महाभारत, पद्मावत, कामायनी, उर्वशी, लोकायतन, एकलव्य आदि जो हैं महाकाव्य के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माने गए हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ पर जो उर्वशी है, आप इसको ध्यान रखना कि उर्वशी जो जयशंकर प्रसाद की उर्वशी है वो चंपू काव्य के अंतर्गत आती है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा, मुक्तक काव्य के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो मुक्तक काव्य के उदाहरण हैं मीरा के पद, कबीर की रमैनिया, सप्तशती। ये मुक्तक काव्य के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, काव्य किसे कहते हैं? तो दोषरहित, सगुण एवं रमणीयार्थ प्रतिपादका युगल रचना को काव्य कहते हैं। यहाँ पर ये बताया है कि काव्य में दोष नहीं होना चाहिए, अच्छे गुणों से युक्त, सगुण यानी कि अच्छे गुणों से युक्त, रमणीय पढ़ने में आनंददायक लगे, युगों से युक्त रचनाएं जो हैं क्या कहलाती हैं? काव्य कहलाती हैं। अगला प्रश्न है पांचवा, काव्य के तत्व कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर बताया है इसके उत्तर। काव्य के प्रमुख तत्व हैं भाषा तत्व, बुद्धि तत्व या विचार तत्व, कल्पना तत्व और शैली तत्व माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, काव्य के कितने भेद हैं? तो मुख्य रूप से काव्य के 2 भेद माने गए हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य के अंतर्गत आते हैं महाकाव्य और खंड काव्य, और मुक्तक काव्य के अंतर्गत वही मीरा के जैसे पद हुए, कबीर की रमैनियाँ हुई आदि जो है मुक्तक काव्य के अंतर्गत आ जाती हैं। हम अगला प्रश्न देखते हैं, वामन ने काव्य प्रयोजन माना है, तो किसको माना है? इसका सही उत्तर है दृष्ट प्रयोजन और अदृष्ट प्राप्ति। ये जो है आनंद ने प्रीति आनंद की प्राप्ति और कीर्ति आनंद की प्राप्ति वामन ने काव्य के प्रयोजन माने हैं। अगला प्रश्न है, भामह की काव्य परिभाषा क्या है? तो इसका सही उत्तर है शब्दार्थो सहितम काव्यम। ये भामह की परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध काव्य का शाब्दिक अर्थ है? तो इसका सही उत्तर है प्रबंध काव्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्रकृष्ट या विशिष्ट रूप से बना हुआ काव्य प्रबंध काव्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, रसात्मकम वाक्यम काव्यम परिभाषा किसकी है? तो इसका सही उत्तर है पंडित राज जगन्नाथ की परिभाषा है। अगला प्रश्न है, महाकाव्य के कला पक्ष में क्या निहित होता है? तो इसका सही उत्तर है महाकाव्य के कला पक्ष में भाषा निहित होती है। भाषा से संबंधित जो है पूरा विस्तार हमें कला पक्ष के अंतर्गत देना होता है, और भाव पक्ष के अंतर्गत जो भाव हैं कवि रचनाकार की क्या उन्होंने अपने भाव या संवेदनाएं व्यक्त की हैं वह देना होता है। अगला प्रश्न है, काव्य में आत्मा की तरह क्या माना गया है? तो इसका सही उत्तर है काव्य में आत्मा की तरह रस को माना गया है, और काव्य की आत्मा ही रस माना गया है। अगला प्रश्न है, तददोषो शब्दार्थो सगुणावनल कीर्ति पुनः क्या क्वापि। यह परिभाषा किसकी है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मम्मट की परिभाषा है। हमें ये याद रखना जरूरी है, तददोषो शब्दार्थो सगुणावन बलंकृति पुनः क्वापि। ये हमें याद रखनी है। NTA NET के पेपर में अक्सर ही ऐसी परिभाषाएं पूछ ली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य के तत्व विभक्त कितने भागों में विभक्त किए गए हैं? काव्य के तत्व कितने भागों में विभक्त किए गए हैं? तो इसका सही उत्तर है 4 भागों में विभक्त किए गए हैं। प्रमुखतः रस और शब्द मुख्य हैं। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, कवि दंडी ने काव्य के कितने भेद माने हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कवि दंडी ने काव्य के 3 भेद माने हैं।
हम अगला प्रश्न देखते हैं। रमणीयाथ पिदीपादकाः शब्दाः काव्यम की परिभाषा किसने दी है? तो इसका सही उत्तर है आचार्य जगन्नाथ ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काव्य रूपों में दृश्य काव्य क्या है? तो इसका सही उत्तर है काव्य रूपों में दृश्य काव्य नाटक है। अगला प्रश्न है काव्य प्रयोजन की दृष्टि से मत सर्वमान्य है। क्या मत सर्वमान्य है? तो मम्मटाचार्य का मत सर्वमान्य है काव्य प्रयोजन की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है काव्य प्रयोजन में प्रमुख माना जाता है। तो किसको माना जाता है? आनंद अनुभूति को प्रमुख माना गया है काव्य प्रयोजन में। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं काव्य रचना का प्रमुख कारण हेतु क्या है? तो इसका सही उत्तर है प्रतिभा। 20 का प्रतिभा। अगला प्रश्न है महाकाव्य और खंड काव्य में समान लक्षण है। कथानक उपस्थापन एक जैसा होता है। तो इसमें प्रश्न पूछा गया है किसका कि महाकाव्य और खंड काव्य में समान लक्षण कौन कौन से हैं? तो इसमें कथानक और उपस्थापन एक जैसे होते हैं। महाकाव्य और खंड काव्य में दो चीज़ें एक जैसी होती हैं, एक तो कथानक, एक उपस्थापन एक जैसे होते हैं। अगला प्रश्न है काव्य रचना की सहायक तत्व कौन कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर है वर्णन, विषय, भाव, अभिव्यक्ति पक्ष, कला और आत्म पक्ष जो है तत्व एक जैसे या सहायक तत्व हैं। 23वां प्रश्न है मम्मट के काव्य प्रयोजन हैं। कौन कौन से हैं मम्मट के काव्य प्रयोजन? तो यहाँ पर इसका उत्तर है यश, अर्थ, व्यवहार ज्ञान, शिवेतर क्षति, संघ पर निवृत्ति और कांता सम्मिलित हैं। 24वां प्रश्न है मम्मट के शिवेतर का अभिप्राय है। तो इसका सही उत्तर है क्या है? मम्मट की शिवेतर का क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर है अनिष्ट। 25वां प्रश्न है सगुणालंकरण सहित दोष सहित जो हुई परिभाषा किसकी दी है? तो इसका सही उत्तर है ये परिभाषा जो है चिंतामणि की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भारतीय काव्य शास्त्र के अनुसार काव्य के तत्व कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर है भारतीय काव्य शास्त्र के अनुसार काव्य के प्रमुख तत्व हैं नंबर 1 शब्द और अर्थ, नंबर 2 रस, नंबर 3 गुण, नंबर 4 अलंकार और नंबर 5 है दोष रीति। ये जो है काव्य के तत्व माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां प्रश्न आधुनिक कवियों ने काव्य के प्रयोजन में क्या विचार दिए हैं? तो इसका सही उत्तर है आधुनिक कवियों ने काव्य के प्रयोजन में निम्नलिखित विचार दिए हैं ज्ञान विस्तार, मनोरंजन, लोक मंगल और उपदेश का भाव काव्य के प्रमुख प्रयोजन माने हैं। किसने माने हैं? आधुनिक कवियों ने। दोस्तों ये जो सभी प्रश्न हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इनको 2-4 बार वीडियो ही सुनेंगे तो उतने में ही प्रश्न क्योंकि छोटे हैं और आपको याद भी हो जाएंगे। हम अगला प्रश्न देख लेते हैं खंड काव्य में सर्ग खंड कितने होते हैं? तो इसका सही उत्तर है 7 से कम होते हैं। खंड काव्य में जो सर्ग खंड होते हैं वो 7 से कम होते हैं। यदि 7 से अधिक होंगे तो वो खंड काव्य की श्रेणी में नहीं आता है। अगला प्रश्न है शैली के आधार पर काव्य के भेद कितने भेद हैं? तो शैली के आधार पर काव्य के 3 भेद माने गए हैं गद्य, पद्य और चंपू। ये आप लोगों को विशेष रूप से याद रखना है कि जो चंपू काव्य है वो गद्य और पद्य जब मिश्रित होता है तो वहाँ पर फिर चंपू काव्य आ जाता है। आज का अंतिम प्रश्न है दृश्य काव्य के भेद हैं तो कौन कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर है दृश्य काव्य के निम्नलिखित भेद हैं रूपक और उपरूपक ये दृश्य काव्य के भेद हैं। दोस्तों आप लोग वीडियो जो है पूरा देखिए, बार बार रिपीट करिए तो आपको प्रश्न जल्दी से याद होंगे। और हम अगले वीडियो में फिर से इसके 30 प्रश्न लेकर के आएंगे। ये प्रश्न जो हैं काव्यशास्त्र की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी प्रश्न उत्तर हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और अभी तक यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए जिससे नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे। साथ ही आप हमारी टेलीग्राम लिंक से भी जुड़ सकते हैं। तो हम फिर मिलते हैं नई जानकारी नई वीडियो के साथ। तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनी तैयारी मन लगा कर करिए। धन्यवाद।